जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग दूसरे टॉपिक में पहुंच चुके हैं। तो आप लोग कंटिन्यू बनके स्पीडी और महेश बर्नावाल से संबंधित जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, जो हम लोग सिलेबस दिए थे उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग इसे 25 से 30 मिनट के अंदर में एक छोटे से सेशन में इसे समाप्त कर देंगे। तो आप लोग जो है कि इसे कंटिन्यू से समझने का, सुनने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप लोग जो है कि आगे अच्छे से जो है कि कुछ कर पाइएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात बता दें कि बहुत सारा कमेंट आता है सर सिलेबस कहां से मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो है कि उसे टेलीग्राम का लिंक हम लोग दे देते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देते हैं। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम, सबसे पहले तो आप अपने से जो है कि जुड़ने का प्रयास कीजिए लिंक के द्वारा। अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो फिर आप हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। अगर ज्यादा इमरजेंसी हो तभी जो है कि कॉल कीजिएगा, ऐसे नहीं तो ड्यूटी के दौरान थोड़ा सा जो है कि प्रॉब्लम आ सकता है। तो लेकिन कोई बात नहीं, जो है कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कॉल भी कर सकते हैं लास्ट में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो आप लोग को बताना है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो किस शहर में? दहेग। कहाँ है? दहेग। आप लोग को बता दें यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और आप लोग को बता दें कि यूएनओ का स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया गया था कि भाई ऐसा कोई विश्व युद्ध नहीं हो आगे जो कि जनमाल की हानि हो। तो इसको ब्रेक करने के लिए जो कि विश्व के विभिन्न प्रकार के देश के द्वारा इसे ब्रेक करने के लिए यूएनओ का स्थापना किया गया। और यूएनओ का स्थापना करते हुए उनके अंदर में कुल 6 संगठन बनाया। कितना संगठन? 6। तो क्वेश्चन पूछता है यूएनओ के कुल कितने अंग हैं? 6। कितने अंग हैं? तो 6 अंग में से एकमात्र अंग यही आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जो अमेरिका के बाहर है, जो अमेरिका के बाहर। तो 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र संस्था का नाम बताइए जो अमेरिका के बाहर स्थित है। तो दहेग आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वाला याद रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दहेग नीदरलैंड में है और इसका स्थापना 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और आप लोग को बता दें कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश की संख्या होती है वो 15 होती है। कितना होती है? 15। और ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा मेंस में कल पूछ लिया गया था कि ये सब क्वेश्चन हम पीछे किए हुए हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। आप लोग मिला के देखिएगा क्वेश्चन अगर पीछे का। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप लोग जितना भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है आप सब वीडियो के बाद देख लीजिएगा। देखने के बाद बिहार दरोगा का मेंस का जीके जीएस देखिएगा। करंट को अभी कम पढ़ाए हम लोग, करंट अभी तो शुरुआत ही किए हैं। आप मात्र 30 से 35 से 40 वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद बिहार दरोगा में अगर आपका हुबहू अगर आपका 45 से 50 क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो फिर आप हमसे बात कीजिएगा। तो ये तो सिर्फ अभी 1 महीना का पढ़ाई का बात कर रहे हैं। अभी आपके पास बहुत सारा समय है पढ़ने के लिए। और जिस प्रकार से आप रेगुलर अभी से बन गए हैं, तो अगर इस तरह से आप बन के चलते हैं तो समझ लीजिए कि आपके एग्जाम निकालने को कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। आप लोग को बता दें महात्मा गांधी भारत से जो गए थे दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। 1893 में गए थे, 1915 में लौटे थे, तो लगभग 21 वर्ष रहे थे। ऐसे अगर आप 93 से जोड़िएगा 1915 में टोटल 22 साल पूर जाएगा, क्योंकि 15 उधर जोड़ दीजिएगा, इधर 7 जोड़ दीजिएगा, 15 से 22 पूर जाएगा। लेकिन ऑप्शन में जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन रहेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन तक रहे थे या कितने वर्ष तक, तो ऑप्शन में 21 और 22 दोनों रहेगा। तो लड़का लोग क्या करता है, सीधा जोड़ लेता है कि इधर 7 साल हो गया, उधर 15 साल, 15 साल 22। लेकिन ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो इसीलिए आप याद रखिएगा 22 साल नहीं 21 वर्ष। कितना वर्ष? 21 वर्ष याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले 1901 में आने के बाद, मतलब बीच बीच में आते जाते रहते थे, ऐसा ना समझिएगा। 1901 में आने के बाद उन्होंने 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की सम्मेलन चल रहा था, उसमें पहली बार हिस्सा लिए थे। क्या लिए थे? हिस्सा। और दांसा इदुलजी जो थे उसके अध्यक्षता कर रहे थे 1901 में। दांसा वाचा जो थे, दांसा वाचा जो थे उसकी अध्यक्षता कर रहे थे 1901 में कलकत्ता में। उसमें जाके सिर्फ सदस्य के रूप में जाके बैठे थे। लेकिन पहली बार 1924 ईस्वी में आपका बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में है, बेलगांव शहर जो कर्नाटक में है, उसी में अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किया था और एकमात्र बार किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर में महात्मा गांधी पहली बार सदस्य कब बने थे? तो 1901 में। अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में बेलगांव में। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में एकमात्र बार। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज, वही प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन
और वही न्यूट्रॉन जो है वह चैडविक। न्यूट्रॉन जो है आप लोग को बता दे इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वह माइनस चार्ज होता है। कैसा होता है? पो से प्रोटॉन, पो से प्लस, पो से प्रोटॉन, पो से प्लस। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल अर्थात आवेशहीन, आवेशहीन। और इलेक्ट्रॉन का जो एंटी कण है वह पॉजिट्रॉन है। वह कौन सा है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है वह आपका प्रतिकण जो है वह इलेक्ट्रॉन का है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉजिट्रॉन जो एंटी कण है वह किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और पॉजिट्रॉन का जो खोज किया हुआ एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन ने। वही न्यूट्रॉन से बना न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का खोज किया पॉली ने। किसने किया? पॉली ने। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया? पॉली ने। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि फोटोन का, सभी विद्युत चुम्बक तरंगे जो बनी होती, सभी जो आपका प्रकाश चुम्बक तरंगे जो बनी होती है वो फोटोन की बनी होती है। और फोटोन का खोज आइंस्टीन ने। फोटोन का खोज और फोटोन पर आवेश शून्य। फोटोन पर आवेश शून्य। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हाल ही में चर्चा में रहे व्यक्ति एमएस स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो याद रखिएगा दूध से। किससे था? दूध से। या सॉरी हरित क्रांति से। किससे था? हरित क्रांति यानी कृषि से। किससे था? कृषि से। यानी कि हरित क्रांति के जनक जो कहलाते हैं स्वामीनाथन, और वहीं भारत में जो दूध क्रांति के जनक या श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। और याद रखिएगा एमएस स्वामीनाथन का संबंध तमिलनाडु से था। कहां से था? तमिलनाडु से। और वर्गीज कुरियन जो थे वो आपके कहां के थे? केरल के। कहां के थे? केरल के। वर्गीज कुरियन का संबंध आपका केरल से था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और हरित क्रांति का शुरुआत भारत में 1966-67 से 1966-67 से हरित क्रांति के जो है कि शुरुआत हुआ है। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो हुआ है गेहूं पे। किस पे हुआ है? गेहूं पे। अगर राज्य में पूछे तो पंजाब में। कहां हुआ है? पंजाब में, पंजाब हरियाणा में। वहीं अगर पूछे हरित क्रांति का जन्म स्थान तो पंतनगर कॉलेज। कौन सा कॉलेज? और पंतनगर कॉलेज का स्थापना 1960 में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में। और यह वर्तमान में उत्तराखंड में है। कहां में है? उत्तराखंड। और इस कॉलेज के संस्थापक स्वामीनाथन खुद किए थे। स्वामीनाथन ने खुद किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड। छोलिया नृत्य उत्तराखंड। छोलिया नृत्य कहां है? उत्तराखंड। और याद रखिएगा इसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है। तलवार के साथ क्या किया जाता है? डांस। और वर्तमान में शास्त्र नृत्य की संख्या कितना है? 7 नृत्य। 7 नृत्य की संख्या 8 है। कितना है? 8। और नौवां जो बनने वाला है वह छऊ बनने वाला है। कौन बनने वाला है? छऊ बनने वाला है नौवां। ऐसे शास्त्र नृत्य की संख्या 8 है। और याद रखिएगा 8 शास्त्र नृत्य में से एक शास्त्र नृत्य आपका ओडिसी है। कौन सा है? ओडिसी। शास्त्रीय भाषा भी ओडिसी है, शास्त्र नृत्य भी ओडिसी है, याद रखिएगा। और ओडिसी का जो पुराना नाम है, ओडिसी का जो प्राचीन नाम है वह गोटीपुआ है। गोटीपुआ। गोटीपुआ जो शास्त्र नृत्य है वह आपका ओडिसी का पुराना नाम है। किसका पुराना नाम? वही जो एक भरतनाट्यम शास्त्र नृत्य है, भरतनाट्यम, उसका पुराना नाम सदीर है। क्या नाम है? सदीर। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और शास्त्र भाषा की संख्या कितना है? 6। कितना है? 6। उड़ीसा में ओडिसी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, एगो संस्कृत। अगला क्वेश्चन, और सबसे जो नई शास्त्रीय भाषा है वह आपका ओडिसी है। 2013 के अंदर में इसे घोषित किया गया था। और सबसे पुराना शास्त्र भाषा तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु में कौन भाषा चलती है? तमिल। कौन चलती है? और याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का जो राजकीय भाषा तेलुगु है उसे एक उपनाम से जानते हैं, इटालियन ऑफ द ईस्ट। इटालियन ऑफ द ईस्ट। और राष्ट्रीय भाषा अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। कहाँ में है? मैसूर में। और कर्नाटक का रत्न भी किसे कहा जाता है? मैसूर को। और मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, Why I am a Hindu? Why I am a Hindu पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर। शशि थरूर। अभी हम हिंदू के बारे में क्वेश्चन और पूछे थे पुस्तक, तो एक हिंदू के बारे में पूछे थे आपका, उससे पहले द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पूछेगा तो राधा कृष्णन, और पूछेगा वाई आई एम ए हिंदू तो शशि थरूर। शशि थरूर आपका कांग्रेस के बहुत बड़े व्यक्ति हैं। वहीं अगर पूछेगा आपको हिंदू हिंदू हिंदुस्तान करके पूछेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आपका जो है कि भारत दुर्दशा के लेखक भी कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के मानसक कौन थे? जॉन ए मार्शल। मार्शल थे, कौन थे? मार्शल। और हाँ, जॉन मार्शल। और याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को आपको जुड़वा शहर कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के रूप में जो पुकारा है वो पिगट ने पुकारा था। किसने पुकारा था? पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद अभी जानते हैं ना, तो उसी तरह से जैसे आप कोचीन और उधर एर्नाकुलम को जानते हैं ना जुड़वा राजधानी, तो उसी तरह से ये सब चीज होता है, कोचीन एर्नाकुलम। और उसी प्रकार से आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में 25 हाईकोर्ट है। कितना हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है। और 25 हाईकोर्ट में सबसे नया हाईकोर्ट अमरावती है। कौन बना है? अमरावती। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लोक नियोजन में अफसर की समानता किस अनुच्छेद में है? 16। किसमें है? 16। यानी SC ST OBC को जो अलग से जो वैकेंसी सब निकलता है उसमें आरक्षण जो देते हैं वह अनुच्छेद 16 का ही प्रयोग करके देते हैं और वह उसका मौलिक अधिकार है। वह उसका क्या है? मौलिक अधिकार, क्योंकि 12 के 35 के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। विजय घाट। याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के अंदर में शांति पुरुष के नाम से जानते हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुशील था, बहुत ही शांत दिमाग के आदमी थे और वह एक कपड़ा को बार बार पहनते थे। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी के तरह अगर देखते हैं तो उनका कोट जो है कि 13 लाख में आता है। कोट 13 लाख, 13,000, 15 लाख में आता है उसका कोट एक पहनने वाला। तो याद रखिएगा कि उतना महंगा कोट पहनते हैं, लेकिन वही अगर लाल बहादुर शास्त्री से अगर तुलना करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री से पूछा गया था कि आप इतना साधारण जीवन जो व्यतीत करते हैं, क्या आपको जो है कि आप प्रधानमंत्री है इतने बड़े देश के, तो आप क्यों ना इसे चेंज करते हैं, मतलब कि चेंज कर करके पहनते हैं, या कहीं जाते हैं तो जो है कि आप थोड़ा सा नया ऐसा पहन के जाइए। देखते होंगे आम आदमी जब कहीं जाता है थोड़ा सा अपना रिलेशन में तो थोड़ा सा फिट बन के जाता है, थोड़ा पहन के जाता है अच्छा सा कपड़ा। वही लाल बहादुर शास्त्री जो थे वह किसी भी कपड़ों में चल जाते थे, उसका कोई रोक छेक नहीं था, उनका कहना था। और जानते हैं उसके सबसे बड़ी बात यह उनका अच्छा लगता है स्टेटमेंट कि जैसे कि वो कहीं भी गांव समाज में मतलब ऐसे बिना कोई सिक्योरिटी का, बिना कोई गाड़ी का, बिना कोई सिक्योरिटी का, बिना कोई बंदिश का वो डायरेक्ट आम आदमी के बीच में चल जाते थे। जब उनसे बोला गया कि आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री आप ऐसे बीच में क्यों चल जाते हैं, तो उनका कथन था कि हम जो बने हैं या हमें जो बनाया गया है वो आम आदमी के द्वारा बनाया गया है। अगर हम आम आदमी को ही पसंद नहीं आएंगे तो हम इस देश के इतने बड़े पद पे रह के क्या करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक आदमी, आम आदमी और प्रधानमंत्री के बीच का जो ये रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है कितना साधारण मिल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आम आदमी अगर उसको नहीं चाह रहा है तो समझिए उनका कोई बनने का फायदा नहीं है। इसी के आधार पे एक व्यक्ति जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि किसी भी देश का संविधान सही रहता है, किसी भी देश का संविधान सही रहता है, लेकिन उनको पालन करवाने वाला सही होना चाहिए, उनको पालन करवाने वाला सही होना चाहिए। ऐसा नहीं संविधान बहुत अच्छा है जो है कि और उसको पालन करवाने वाला ही सही नहीं तो वो संविधान का अच्छा रहना कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीज है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, शरिया कानून का संबंध किस धर्म से है? इस्लाम धर्म से। किस धर्म से है? और इस्लाम धर्म का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 में। और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 में हुआ था। 610 में हीरा नाम के गुफा में। किसमें हुआ था? हीरा नाम के गुफा में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है आपका पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र जो लिखा था वो किस व्यक्ति ने? वह इब्न इसाक ने लिखा था। इब्न इसाक ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्रथम रोबोट का नाम बताए जिसे मानव का दर्जा दिया गया? सोफिया। किसे दिया गया? सोफिया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र किस शहर में है? नई दिल्ली। कहाँ में है? नई दिल्ली। और इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जहां पर नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले घूमने के लिए भी गए थे। ट्यूलिप गार्डन जो है कि जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। वहीं इंदिरा गांधी का जो मृत्यु हुआ था 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 1984 को इनका हत्या कर दिया गया था। तो याद रखना है इनका जो हम लोग ये पुण्यतिथि दिवस मनाते हैं वो 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को जो एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, टकला मकान मरुस्थल, पिछला ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में। कहाँ में है? और भारत के अंदर में स्थित मरुस्थल कौन सा है? थार। कौन सा है? थार।
भारत में कौन सा है? थार। और याद रखिएगा कि थार मरुस्थल जो भारत के राजस्थान एरिया में सबसे अधिक है, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी पड़ता है। कहां में पड़ता है? तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि थार मरुस्थल का जो हिस्सा पाकिस्तान के क्षेत्राधिकार में पड़ता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे चोलिस्तान के नाम से। किस नाम से? चोलिस्तान के नाम से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधे को जेरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरोफाइट। जेरोफाइट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि होमोसेपियंस शब्द जो है वह किस वैज्ञानिक ने दिया था? कार्ल लिनियस। किसने दिया था? क्योंकि आप लोग को हम बेसिक चीज दिए हुए हैं वो महस बर्नवाल साइंस में कि भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में जो आपको वर्गीकी का पिता कहा था, यानी बांटने का जो काम किया गया, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट जो बांटने का काम किया गया बायोलॉजी को, वो किया था आपका ये कार्ल लिनियस। किसने किया था? इसीलिए फादर ऑफ टेक्सोनोमी या आपका वर्गीकी का जन्मदाता के नाम से भी किसे जानते हैं? कार्ल लिनियस को। इसीलिए जो उन्होंने बांटने का काम किया कि भाई मनुष्य प्रजाति का, जैसे होमोसेपियंस में देखो अगर कोई अलग चीज है तो उसे बाघ को अलग में रखो, जानवर वाला में, अर्थात जो है कि वो पैंथरा टाइग्रिस हो गया तो उसको अलग ग्रुप में बांटा, यानी इस तरह के जो ग्रुप में बांटा तो वो बांटने का काम जो किया था वो किसने किया था? कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस ने, याद रखिएगा। और कार्ल लिनियस ने एक पुस्तक का भी रचना किया है जिसका नाम है सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर, सिस्टमा नेचर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर पूछे आपसे ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछे मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी। मेरे सपनों का भारत। अगर आपसे पूछे अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया। पिछले सेशन में बताए थे साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इन्हें सिर पर लाठी का प्रहार लग गया था, जिनके कारण ये आगे चल के देहांत हो गए। और इनके जो है कि पहले हैप्पी रहते थे, बाद में चल के ये अनहैप्पी हो गए। अर्थात अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी किसने दिया है? लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। और व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी किसे जानते हैं? तो साइमन कमीशन। किसे जानते हैं? साइमन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से साइमन कमीशन, क्योंकि उसमें सारे के सारे व्यक्ति थे वो आपके अंग्रेज थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि राष्ट्रपति के पद बनने के लिए जो अर्हता चाहिए, उस अर्हता का मतलब योग्यता। अर्हता का मतलब योग्यता। तो योग्यता यानी उसके लिए जो शर्तें चाहिए, उसको क्या क्या चीज रहना चाहिए उसके पास क्वालिफिकेशन। जैसे आप लोग मैट्रिक इंटर लेवल पे, जैसे आप ग्रुप डी का एग्जाम दीजिएगा या फॉर्म भरिएगा तो आपको कम से कम क्वालिफिकेशन है, आप मैट्रिक पास होना चाहिए। अभी आरपीएफ का वैकेंसी आया है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप एसआई का फॉर्म भरिएगा, आरपीएफ एसआई का। अगर आप 12th पास है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरिएगा। तो कहने का मतलब है अगर आप बिहार दरोगा का फॉर्म भरते हैं तो आप ग्रेजुएशन पास होइएगा, या फिर आप एमपी दरोगा का फॉर्म भरिएगा तो आप जो है कि पास होइएगा ग्रेजुएशन। तो इस प्रकार से किसी ना किसी पद पर जाने के लिए आपको क्वालिफिकेशन की कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार में जब आप राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं, या कुछ भी सरकारी पद पे जा रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। तो उसी रखने के क्रम में राष्ट्रपति के लिए जो जो योग्यता है उसमें से सबसे पहला याद रखेगा कम से कम एज 35 वर्ष। कितना वर्ष? 35 वर्ष। यानी अगर 34 साल 11 महीना है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। आपका आधार कार्ड पे होना चाहिए 35 वर्ष। वही आपका जो होना चाहिए नागरिकता वो भारत का। कहाँ का? भारत का। वही आपके पास जो होना चाहिए कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। जैसे लाभ का पद का मतलब है आप पहले से किसी भी सरकारी पद पे ना होना चाहिए, सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, यानी दो जगह से आप जो है कि नहीं लड़ सकते हैं एक चीज। वहीं आपके पास कम से कम लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रहना चाहिए। लोकसभा सदस्य होना चाहिए ऐसा नहीं, योग्यता होनी चाहिए, यानी उसके समकक्ष होना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं हम और क्या है इसके लिए क्वालिफिकेशन, तो कम से कम आपके पागल जो कॉमन चीज हो गया, तो कम से कम आपके पास 15,000 रुपया पॉकेट में रहना चाहिए। कितना रुपया? क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि के रूप में कुल कितना राशि की जरूरत पड़ती है? 15,000। जब आप चुनाव में जाके, जब आप वहां जाके नॉमिनेशन करवाइएगा तब वो 15,000 रुपया सरकार रख लेगी आपका, ठीक है। अर्थात वो एडमिशन चार्ज आप उसको दे दिए, भैया हम लिस्ट में हो गए हैं, हम भी आगे चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो 15,000 रुपया आपका ले लिया।
तो 15,000 लेने के बाद जो है कि आप चुनाव में खड़े हो गए, अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिए और वोट भी हो गया। वोट होने के बाद काउंटिंग होना शुरू होगा अगले डेट में। जब काउंटिंग होना शुरू किया तो पता चलता है उस दिन की जो व्यक्ति से हम 15,000 रुपया दिए थे उसको व्यक्ति कुल जो इतना वोट पड़ा है उस लोकसभा में, तो उसका जो है कि 1/6 अगर नहीं लाएगा तो उसका जमानत राशि जब्त हो जाएगा। जमानत राशि और वह अगला बार खड़ा नहीं हो पाएगा, अगला बार खड़ा नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा जमानत राशि जो जब्त होता है वह कुल पड़े वोट का 1/6 से अगर वो ज्यादा ला रहा है तो उसका जमानत राशि बचा रहेगा, यानी उसको वापस करेगा जमानत राशि। लेकिन वही अगर वो 1/6 जैसे कि कुल वोट 24 पड़ा तो 24 का 1/6 जो होता है वो 4 होता है। अगर वो व्यक्ति 4 ला रहा है, अगर वो 4 ला रहा है तो उसका जमानत राशि को बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, आप हार गए तो चलिए ठीक है, लेकिन आप अपना पैसा लेके चल जाइए। लेकिन अगर आप वही 3 लाते हैं, कितना लाते हैं 3, यानी 1/6 से अगर आप कम ला रहे हैं तो बोलेगा नहीं नहीं कोई उपाय नहीं, आप निकलिए यहाँ से, आपका जमानत राशि जब्त हो रहा है, आप सरकार ले रही है आपका जमानत राशि। आप था तो पता है कि कहीं पर ये सुनते हैं चुनाव में कि अरे वो तो खड़ा हुआ है वो अपना जमानत तो नहीं बचा पाएगा, इसका मतलब वो ही नहीं बचा पाएगा, यानी उसमें बेइज्जती भी हो जाता है आदमी की, चलो भाई कम से कम भी नहीं ला पाए, तो ये चीज रहता है। तो याद रखिएगा कि कम से कम 15,000 रुपया का होना चाहिए उसके पास। और जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है उसके लिए लोकसभा में कम से कम जो है कि आपका जो है कि ये संसद में 50 जो होना चाहिए अनुमोदक के रूप में और 50 जो है कि प्रस्तावक के रूप में, ये आगे का प्रोसेस है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, यानी आप लोग को शुरू से बता देते हैं अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका शक्ति नहीं होगा। और 53 के सेकंड 2 भाग में बांटा गया, 53 का फर्स्ट, 53 का सेकंड। 53 का जो फर्स्ट है, 53 का फर्स्ट कहता है भारत के अंदर जो राष्ट्रपति होंगे वह अपना काम खुद करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ जो है कि व्यक्ति से करवाएंगे या अधीनस्थ पदाधिकारी से करवाएंगे। वही 53 का सेकंड कहता है जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, याद करते होंगे, थल सेना, नौसेना और वायु सेना होता है, तीनों सेना का जो मुख्य कमांडर होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। अपने अनुच्छेद 53 के सेकंड हैसियत से ही उनको दिया गया अधिकार हमारा संविधान। वही अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। निर्वाचक मंडल का मतलब हो गया कि उसमें कौन कौन शामिल होगा, यानी राष्ट्रपति को चुनने के लिए या निर्वाचित करने के लिए कुल 3 कैटेगरी के लोग शामिल होते हैं। 3 कैटेगरी में से शामिल जो होते हैं अनुच्छेद 54 के तहत, पहला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और तीसरा सुनिएगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बस यही रहते हैं, यानी यूटी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। तो याद रखिएगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये याद रखिएगा ये 3 प्रकार के शामिल होते हैं, लेकिन सब में निर्वाचित शब्द का प्रयोग कीजिएगा, सब में निर्वाचित, क्योंकि लोकसभा में कुछ मात्रा में मनोनीत भी घुसता था, लेकिन लोकसभा में वर्तमान में मनोनीत को खत्म कर दिया है, जो कि 2 मनोनीत घुसता था राष्ट्रपति के द्वारा, वो एंग्लो इंडियन के रूप में उसे खत्म कर दिया। लेकिन राज्यसभा में 12 को अभी भी मनोनीत हो रहा है, 12 को मनोनीत अभी भी हो रहा है, अलग अलग क्षेत्र से राष्ट्रपति करते हैं, तो वो शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो वोट देने के लिए जाएंगे वो उसी के पक्ष में दे देंगे, उसी के पक्ष में, क्योंकि राष्ट्रपति ही उसको चुन के भेजा है। चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है अनुच्छेद 54, और राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। देखिएगा राष्ट्रपति को चुनने में 3 कैटेगरी के लोग शामिल हुए, लेकिन जब इनको हटाने का बात आता है ना, यानी महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति, अभी हम अनुच्छेद 64 पे भी जाएंगे, तो अनुच्छेद 64 में कहता है कि राष्ट्रपति का पद किस किस स्थिति में खाली होगा, तो कुल 3 स्थिति में खाली होगा। एक तो अपने आप पद पर रहते हुए अचानक उसका देहांत हो जाए तो पद खाली हो जाएगा, और दूसरा जो है उसे जो है कि त्याग पत्र देता है, मेरा करने का मन नहीं हुआ भाई राष्ट्रपति के रूप में काम, तो हम उसे त्याग पत्र दे दिए, तो समझ लेंगे कि जो है कि वह त्याग पत्र दे दिया राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति पद खाली हो गया। वहीं तीसरा है कि उसे लोकसभा और राज्यसभा में जो है कि मिलकर जो है कि उसे हटा देगा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। तो महाभियोग प्रक्रिया जो लगा के हटाते हैं उसमें मात्र 2 कैटेगरी के लोग शामिल होते हैं। कितने कैटेगरी के? 2। आपको पता है चुनने में कितना कैटेगरी? 3, हटाने में 2। और जो हटाएगा वह लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य।
लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य उसको हटाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य हटाएंगे, लेकिन चुनने में 3 कैटेगरी के लोग। इसका मतलब जितना आदमी उसको चुना था, अगर उतना आदमी हटाता उसको, तब उसके साथ सुनते कि उसके साथ न्याय हो रहा है। यानी जितना आदमी चुना था उतना आदमी हटाता था, उसको न्याय होता। लेकिन यहाँ हटा रहा है 2 गो, चुन रहा था 3 गो। इसका मतलब इसके साथ हटाने में अर्ध न्याय हो रहा है, यानी आधा न्याय इसको मिल रहा है। अर्थात 1000 बार क्वेश्चन आया, तो ब्रांडेड लेवल का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है वह एक कैसी प्रक्रिया है, तो वह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक। शायद समझ लिएगा, नहीं तो ये सब वीडियो भी हम बनाएंगे तो आप लोग आराम से समझ लीजिएगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 है कि राष्ट्रपति को चुनने का कैसा रीति रिवाज रहेगा, कैसे चुनेंगे नहीं चुनेंगे। जैसे आप लोग मुखिया सरपंच का चुनाव करते होंगे तो अपने से जाके वोट करते होंगे, तो इसका मतलब वो रीति हो गया कि भाई आम आदमी जाकर को चुन लिया तो वो रीति हो गया। तो उसी प्रकार से आखिर राष्ट्रपति को कैसे चुनेगा, क्या हम चुनेंगे या मेरे द्वारा चुने हुए प्रत्याशी चुनेगा, तो ये सब जो रीति रिवाज है अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 में। और राष्ट्रपति को आम आदमी नहीं चुनता है, राष्ट्रपति को जो चुनता है तो देख लिए होंगे कि कौन कौन चुन रहा है, आप लोग को पता चल गया होगा। अर्थात मेरे द्वारा जो चुन के प्रत्याशी भेजे हैं वही उसको चुन रहा है। अर्थात हम डायरेक्ट तो नहीं चुन रहे, अर्थात अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। कैसा प्रणाली? लेकिन पूछेगा कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव या मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष। कैसा? प्रत्यक्ष। क्योंकि आप लोग डायरेक्ट जाके, अभी जो लोकसभा का चुनाव आगे होने वाला है, हम लोग जाके डायरेक्ट वोटिंग करेंगे जाके मतदान केंद्र पे, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। और प्रत्यक्ष चुनाव हो या अप्रत्यक्ष चुनाव हो, जिसको वोट अधिक मिलता है वही आदमी जीत जाता है, जीता है। तो याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलता है वही विजेता घोषित होता है। ऐसा जो परंपरा या ऐसा जो प्रावधान भारत में आया है वो ब्रिटेन के संविधान से। कहां से आया? ब्रिटेन के संविधान से। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से, तो उसको आगे बढ़ा देते हैं। अनुच्छेद 55 हो गया। 56 में जो हो गया, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है जिस दिन से शपथ लेता है, जिस दिन से शपथ लेता है उसी दिन से 5 साल चुना जाता है, उसी दिन से 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन चाहे बीच में वो 3 कंडीशन हटने वाला आ जाएगा कोनो, तो वो बेचारा चल जाएगा, तो ये चीज है। लेकिन सामान्यतः कितना वर्ष? 5। लेकिन किस दिन से? जिस दिन शपथ लेगा, जिस दिन शपथ लेगा। अनुच्छेद 57 पुनर्नियुक्ति, अनुच्छेद 57 पुनर्नियुक्ति या फिर पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 57 के तहत कहता है भारत के अंदर राष्ट्रपति चाहे जितनी बार जीत के जा सकता है उतनी बार बन सकता है, उसमें कोई रोक छेक नहीं है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार बन सकते हैं। कितना बार? 2 बार। और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष। कितना वर्ष? 1 वर्ष। अगला जो है कि अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 58 है। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या अर्हता या क्या क्या योग्यता चाहिए, जो कि आपको पहले बता चुके हैं। 35 साल होना चाहिए, जो है कि वह पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रहता हो, या फिर 15,000 रुपया हो। तो ये सब जो है अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58। वही अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति के लिए शर्तें, राष्ट्रपति के लिए शर्तें। शर्त का मतलब है कि अगर आप राष्ट्रपति चुन के चल जाते हैं राष्ट्रपति भवन में बैठने के लिए, तो आपको कंडीशन है कि आपको बिना अनुमति के, ऐसा नहीं कि हम रोड पे घूमने लगे, इधर घूमने, क्योंकि आप भारत के सबसे पहले नंबर के आदमी हैं, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाते हैं। आपके बिना हमारा देश अधूरा है। अगर राष्ट्रपति एक दिन भी काम करना बंद कर दे तो भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भारत के अंदर में जितने भी फंड या जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किसके नाम से? राष्ट्रपति। इसीलिए क्वेश्चन अगर आगे चल के दिनों में पूछ सकता है एग्जामिनर कि भारत के अंदर में कौन सा पद एक दिन भी खाली नहीं रह सकता है, राष्ट्रपति। कौन रह सकता है? राष्ट्रपति। क्योंकि सारा का सारा जो काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से। जैसे देखते होंगे आपके घर में सबसे मेन कर्ता धर्ता जो होंगे वो पिताजी होंगे। अगर पिताजी एक दिन घर से बाहर चल जाते होंगे तो लगता होगा कि आज घर में क्या होगा नहीं होगा, या फिर कोई रिलेशन का आदमी आएगा तो क्या खाना पीना बनाएंगे नहीं बनाएंगे, डिसीजन लेने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसी प्रकार से राष्ट्रपति हमारे देश में एक पिताजी के रूप में काम करते हैं, यानी क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है, या फिर सिग्नेचर जो सब लोग करते हैं वो वही फाइनल करते हैं। तो इसीलिए एक दिन भी खाली नहीं रह सकता है। कौन सा पद? राष्ट्रपति। वही अनुच्छेद 60 शपथ, अनुच्छेद 60 शपथ, अनुच्छेद 60 शपथ। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और उसके शर्तें में भी अनुच्छेद 59 में शर्त में राष्ट्रपति भवन में रहना पड़ेगा। अब प्लस में जो है कि उसको जो है कि जो 5 लाख रुपया मासिक वेतन मिलेगा वो भी लेना पड़ेगा। इन्हें कि हम फ्री में सेवा दे रहे हैं उन्हें वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो शर्त है आपके लिए, शर्त है। 60 में शपथ हो गया, 61 में महाभियोग, 61 में महाभियोग। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से, याद रखेगा। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में।
अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि भारत के अंदर में निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बने हैं वो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं और राष्ट्रपति बने हैं। और भारत के अंदर में सबसे कम मतांतर से जो जीतने वाले राष्ट्रपति बने हैं वो आपके नीलम संजीव रेड्डी बने हैं। कौन बने हैं? नीलम संजीव रेड्डी बने राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है भारत के किस राष्ट्रपति का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? बीबी गिरी। किसका संबंध रहा है? बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति हुए हैं जिनका संबंध आपका ट्रेड यूनियन आंदोलन या ट्रेड यूनियन कांग्रेस से था, अर्थात व्यापार से संबंधित था। याद रखिएगा, बीबी गिरी भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति रहे। वहीं अगर बात करते हैं कि भारत के अंदर में किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वहीं अगर बात करते हैं भारत के पहले दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि वो जो है कि आपका जो है कि दार्शनिक या फिर फिलोसफर के रूप में काम करते थे, इसीलिए जब वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने तो बाद में चलकर वो राजनीति में आए। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं पहले दार्शनिक से था और वो भारत के आजादी के पहले वो जो है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने से पहले वह रूस के रूप में राजदूत के रूप में काम कर रहे थे रूस में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं जो कि राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाला है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आप लोग को बता दें अगर भारत में राष्ट्रपति का पद खाली होता है किसी कारण से, 3 कंडीशन बता चुके हैं, अगर ये तीनों पद कंडीशन में से खाली होता है तो इसका कार्यभार संभालने के लिए आएगा उपराष्ट्रपति। कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। और ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 65 के तहत अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति काम करने के लिए आते हैं। और जब उपराष्ट्रपति भी किसी कारण से जब वो देहांत हो जाता है या हट जाता है पद पर से या रिक्त हो जाता है पद, तो वह मुख्य न्यायाधीश काम करने के लिए आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ है। तो याद रखिएगा पहला स्टेप फिर से, जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति काम करने के लिए आएगा 65 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? वहीं जब उपराष्ट्रपति पद खाली होगा तो मुख्य न्यायाधीश जो काम करने के लिए आएंगे 70 के तहत। किसके तहत? 70। यानी पहला कंडीशन अगर होता है तो आएगा 65 अनुच्छेद। कौन काम करने आएगा? वही जब दूसरा कंडीशन फॉलो होगा तो वो आएंगे 70। कौन आएंगे? 70 अनुच्छेद। ये 5 का डिफरेंट। और पहली बार और एकमात्र बार भारत में आपका ऐसा कंडीशन 1969 में आया था। 1969 में तो उस समय जो है कि 2 व्यक्ति का देहांत हो गया था, तो वो जो है कि आपका देहांत होने के बाद आपका काम करने के लिए आए थे। अनुच्छेद 70 का प्रयोग जो हुआ है एकमात्र बार पहली बार भारत में 1969 में। याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के अंदर राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके थे? बिहार। कहां में? बिहार। याद रखिएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से था। किससे था? तबला वादक। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का जो रीति है यह रीति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति को हम कैसे चुनेंगे? नहीं चुनेंगे जो कि आपका चुनते हैं हम लोग उसको एकल संक्रमण या मत पद्धति या अनुपातिक पद्धति के तहत, ऐसा प्रावधान जो है कि किस अनुच्छेद में है? आप लोग इसका जवाब दीजिएगा और आप लोग दिन रात एक करके मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।